हाँ तो करें शुरू। अपने बकैती के इतिहास में एक और नया परचम लहराने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। पता नहीं क्यों करे पर कर रहे हैं ये। तो लेट्स स्टार्ट विद लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बहुत ही ज़्यादा, बीटा ऑक्सीडेशन। अब यदि आप लोग इसी गोले के निवासी हैं तो आपको पता होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन यूनिवर्सिटी और सेम दोनों में है ना। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब कहीं भी चेप सकते हैं प्रोफेसर इसको, और वाइवा में भी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल हम। अब सबसे पहले वही चीज़ कि इस चीज़ पे अपनी जवानी के सुनहरे पल मैं क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, एग्जाम में आता है के लिए तो कर ही रहा हूँ। पर एक और इम्पॉर्टेंस है इस टॉपिक की, बेसिकली ये प्रोवाइड करता है एनर्जी। अब एनर्जी तो आप कहोगे कि ग्लूकोज से मिलती है पर हमेशा नहीं मिल पाती ना। लेट अस अज्यूम अ कंडीशन, ठीक है, हमने खाना खा लिया और उसके 4 to 16 आवर्स बाद वाली कंडीशन, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, फास्टिंग, सॉरी अर्ली फास्टिंग, ठीक है। तो अर्ली फास्टिंग वाली जब कंडीशन होती है, ठीक है, तो अब क्या करती है बॉडी, ग्लाइकोजन को तोड़ने लग जाती है। और तब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट को कौन पूरी करता है, ग्लाइकोजन। तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यू मे हैव हर्ड ऑफ। यहाँ से बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी फास्टिंग स्टेज, दैट इज फ्रॉम 16 to 48 आवर्स। दिस इज द टाइम पीरियड आई एम मेंशनिंग आफ्टर आर डाइट, रेगुलर डाइट, 16 to 48 आवर्स। देन अब क्या करती है बॉडी, जब ग्लाइकोजन की स्टोरेज खत्म हो चुका है तो अब बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंपनसेट करेगी विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द न्यू सब्सटेंसेस, द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। स्टिल यदि किसी बंदे को एनर्जी या फिर डाइट नहीं मिल पा रही, खाना नहीं मिल पा रहा, दैट इज वी से द स्टेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। रफली हम मानते हैं कि इट इज़ अ स्टेज आफ्टर 48 आवर्स ऑफ आर डाइट, 48 आवर्स ऑफ फास्टिंग। तो इस स्टेज में अब क्या होगा, बॉडी ऑलरेडी ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर चुकी है, ग्लाइकोजन स्टोरेज तो डिप्लीट हो ही चुका है। तो अब बॉडी करेगी ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। अब ये ऑक्सीडेशन जो होता है ये मेजरली तो बीटा ही होता है, के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन। आपको बस ज़्यादा बुद्धि चलानी नहीं है, अपना फोकस इसी पे रहेगा भी, बीटा ऑक्सीडेशन पे, और इट इज़ द मोस्ट कॉमन पाथवे, ठीक है। एक और पॉसिबल क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन पाथवे तो बीटा ऑक्सीडेशन है, बट मोस्ट कॉमन फैटी एसिड दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन द बॉडी इज, जिसका एग्जाम्पल सत्यनारायण में दिया हुआ है, पूरी व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी कैलकुलेशन दिखाई गई है, दैट इज पामेटिक एसिड, ठीक है। पामेटिक एसिड में नाउ कितने कार्बन्स होते हैं, यस यू हैव गेस्ड राइट, इट इज़ 16 कार्बन्स। ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो अपने काम की बात पे आते हैं, ठीक है। सिंस वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर पॉइंट ऑफ, तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन चेपनी होगी, तो बीटा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम क्या चेपेंगे। तो भाई लोग, सत्यनारायण में जो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है कि बीटा ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ फैटी एसिड ऑन द बीटा चेन, सॉरी बीटा कार्बन, ठीक है। अब ये क्या माहौल है, हमें पता है किसी भी फैटी एसिड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या रहता है, RCOOH। ये मैंने बना दिया कोई भी फैटी एसिड जिसकी ये R चेन हो गई, ठीक है, और ये लास्ट में मैंने लगा दिया COH ग्रुप, ठीक है। अब याद कीजिए अपने बचपन के वो सुनहरे पल, जब नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ाया जा रहा था में, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम इसको कार्बन्स को नेमिंग करते हैं। तो ये वाला कार्बन COH के बाद वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। अब आसान भाषा में मैं यदि कहूँ तो ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या बनेगा, एक तो हमारा बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसके बाद अपनी रेस्ट जो चेन बचेगी जिसमें भी कोएंजाइम ए ऐड कर दिया जाएगा, तो अपन कहेंगे एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब इस चेन में कितने कार्बन होंगे, अपनी मेन चेन से, लेट मी से कि मेन चेन में R नंबर ऑफ कार्बन थे, तो R-2। तो ये रफ आइडिया होगा हमारे बीटा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अब स्टेप्स की बात करते हैं, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो पहले स्टेप में होता क्या है, अपनी जो भी फैटी एसिड की चेन है उसका होता है एक्टिवेशन। सीधी भाषा में कहें तो बकरे की क्या बोलते हैं, हलाल करने से पहले उसको तैयार किया जाता है। तो वैसे ही फैटी एसिड की चेन है उसको तैयार किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाता है उसको,
और इस एक्टिवेशन में बेसिकली कुछ नहीं है, वो जो चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे तो लग रहा है ना COOH, और यहाँ पे मैंने कहा कि को एंजाइम में लास्ट में कहाँ से आ गया, तो यही को एंजाइम ऐड करना है बेसिकली अपने को, ठीक है। और एक्टिवेशन के बाद इसको क्या को उस जगह पे पहुँचाया जाएगा जहाँ पे इसके साथ कांड होने वाला है, ठीक है। और ये कांड होता कहाँ है, तो बीटा ऑक्सीडेशन बेसिकली साइट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इस स्टेप को हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट। और इसके बाद क्या होगा फाइनली, ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली बॉडी के काफ़ी सारे टिश्यूज़ में होता है, बट सत्यनारायण में जो एक लाइन लिखी हुई है और जो प्रोफेसर्स के लिए वाइवा में फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन से टिश्यूज़ बीटा ऑक्सीडेशन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, पहला तो ब्रेन हमारा, दूसरा हमारी RBCs और एरिथ्रोसाइट्स, एंड तीसरा हमारा एड्रिनल मेडुला। और पॉसिबल क्वेश्चन, अब भाई मम्मी यही चीज़ें पूछते हैं, ठीक है, कहाँ पे होगा, तो हम सीधा यदि ऑर्गेनल की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो बिना ज़्यादा बकैती मच जाए सीधा पॉइंट पे आते हैं, अपना पहला स्टेप जो है फैटी एसिड का एक्टिवेशन, ठीक है। मान के चला मैंने ये कोई भी XYZ, ये हमारी फैटी एसिड की चेन है, ठीक है। अपना मेन मोटिव क्या है, अपने कोई COH को हटा के लगाना है, इसको बेसिकली एसिड से एसाइल कोएंजाइम ए बनाना है, कि जो काम होगा मेनली वो कोएंजाइम ए के साथ ही होगा, है ना। अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, दैट इज़ वी नीड टू रिमेंबर, दैट इज़ कॉल्ड एज थायोकाइनेज। और यदि इसका भी आसान भाषा में नाम देखा जाए तो ये बना क्या रहा है, देखा लास्ट में एसाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, इसको एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज भी कह देते हैं, एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ठीक है। ये सब सिंपल सी चीज़ है। अब होगा क्या, तो थायोकाइनेज बेसिकली, अच्छा एक और चीज़, थायोकाइनेज फ्री में काम नहीं करेगा, इसको चाहिए कि ATP, यहाँ पे अपनी ATP खर्च होगी और एक ही ATP से 2 बॉन्ड टूटेंगे, बेसिकली याद क्या रखना है, 2 पायरोफॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 जो भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे, और अपना बचेगा क्या, AMP। ऑब्वियसली ATP से 2 फॉस्फेट निकलेगा तो AMP बचा अपने पास मोनोफॉस्फेट, और ये मोनोफॉस्फेट जाके अटैच हो जाएगा अपनी चेन से, फैटी एसिड चेन से, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इस जगह पे यहाँ पे हमारा थायोकाइनेज OH को हटा के लगा देगा AMP, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहली चीज़, कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम आ रहा है, एसाइल कोएंजाइम है, एसाइल कोएंजाइम है सिंथेटेज, ठीक है। कितने ATP यूज़ हो रहे हैं सिंगल स्टेप में, 2 ATPs, 2 फॉस्फेट्स। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ द ओनली स्टेप इन बीटा ऑक्सीडेशन जिसमें क्या एनर्जी यूटिलाइज होती है, ओनली स्टेप विच यूटिलाइज एनर्जी। इसको पहले कंप्लीट करो। क्या हुआ, अब कुछ नहीं होगा, AMP लग चुका है, अब बेसिकली यहाँ पे कोएंजाइम आएगा, एच जिसको लिखते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से AMP अपना निकल जाएगा। AMP बेसिकली बस एक मीडिएटर का काम कर रहा है जो OH को हटा रहा है, और फाइनली अपना ग्रुप बन जाएगा क्या, दैट इज कॉल्ड एज एसाइल कोएंजाइम ए। एसाइल मतलब हमारा R चेन को डिनोट कर रहा है। सो हमारे फैटी एसिड से बना पहले एसाइल एडिनाइलेट, को एडिनाइलेट कहते हैं, AMP लगा हुआ है ना इसमें, और फिर बन गया हमारा कोएंजाइम ए। तो ये तो इसी स्टेप था, ठीक है। अब हमने मिल गया अपना मेन माहौल। अब इस माहौल को अपने को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो गोइंग टुवर्ड्स आवर सेकंड स्टेप, कौन सा, ट्रांसपोर्ट। ये जो पहला वाला माहौल हो रहा है फैटी एसिड एक्टिवेशन का, ये कहाँ पे हो रहा है, ये प्रोसेस हमारी साइटोसॉल में हो रही है, ठीक है। साइटोसॉल में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट पास में होती है, क्योंकि भाई साहब बात क्या है कि थायोकाइनेज जो एंजाइम होता है ना वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। तो ये लो, मेरा सस्ता वाला माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। तो एंजाइम अपना यहाँ पे थायोकाइनेज, ऑक्सीडेशन सॉरी एक्टिवेशन कैसे होगा, ये आया हमारा एसिड, ये निकल गया हमारा कोएंजाइम में। आई होप अब चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होगी हो। सेकेंड प्रोसेस पे आ जाओ, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ये हमारा साइटोसॉल हो गया इधर की तरफ, और ये हो गई हमारी कौन सी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी
बड़ा करो, ये हो गई हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आ गया हमारा परदेसी एसाइल कोएंजाइम एजेस जो हमने अभी एक्टिवेशन से बनाया था, वो जाना है अंदर। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि ये सीधा भी जा सकता है यदि इसकी साइज़ है कम। साइज़ कम कितनी? यदि इसकी साइज़ लेस देन 14 कार्बन है, मतलब हमारी जो भी जो भी हमने बनाई था एसएल सॉरी हमारा फैटी एसिड है RCOH, यदि इसमें नंबर ऑफ कार्बन दिस नंबर ऑफ कार्बन इज लेस देन 14 कार्बन, तो ये सीधा भी जा सकता है, छोटू सा है, कहीं से भी खोपचे से निकल लेगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। बट यदि नंबर ऑफ कार्बन इज 14 मोर देन 14 सॉरी, तो क्या होगा, तो हमारी ये वाली प्रोसेस होगी जहाँ पे हमें एक शटल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं कार्निटिन शटल। लेट मी राइट इट हियर, इफ इज मोर देन 14 कार्बन इट गोज थ्रू कार्निटिन शटल सिस्टम। अब ये कार्निटिन क्या है? देखो कार्निटिन बेसिकली खुदा कुछ नहीं है। कार्निटिन है एक ब्यूटाइरेट ग्रुप है, ब्यूटाइरेट चेन है कार्बन की, जिसके बीटा कार्बन पे चेन है पूरी, तो बीटा कार्बन पे लगा हुआ है अपना OH ग्रुप, जिसको हम कह देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और जो गामा कार्बन है पे लगा हुआ है मिथाइल अमीनो ग्रुप। तो यही जो बड़ा सा और अजीब सा नाम बना है, बीटा हाइड्रोक्सी गामा मिथाइल अमीनो ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी गामा मिथाइल अमीनो ब्यूटाइरेट, इसी को हम कह देते हैं कार्निटिन। ठीक है, अब कार्निटिन करता क्या है? कार्निटिन एक्ट्स एज अ कैरियर। ठीक है, क्योंकि कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रिया का घर का मेंबर है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये बाइंड करेगा किससे? ये बाइंड करेगा अपने एसाइल कोएंजाइम ए से। लेट मी शो द कार्निटिन हेयर द फॉर्म ऑफ अ C, ऐसे ये है। ठीक है, तो ये आएगा, ये बाइंड करेगा एसाइल कोएंजाइम ए से, और इन दोनों के इस मधुर मिलन को कराने के लिए हमें एक और एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से एक एंजाइम। ठीक है, सिंपल है, नाम में कुछ नहीं है, जिसको हम नाम देते हैं कैट, बिल्ली वाला। ठीक है, कैट 1, कैट मतलब कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज, कार्निटिन और एसाइल का मधुर मिलन जो करा रहा है। ठीक है, का मिलन हो गया तो क्या बन गया अपने पास बन गया एसाइल कार्निटिन। ये एसाइल ग्रुप जो भी अपनी चेन है से कार्निटिन हो गया अटैच। ठीक है, और जो अपना कोएंजाइम है ये रह गया अकेला नहीं, इसको बाद में एसाइल मिल जाएगा इसका। कार्निटिन तो बेसिकली बस ट्रांसपोर्ट करा रहा है। कार्निटिन कुछ नहीं है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इसको क्रॉस करवा के तो ले आएगा मैट्रिक्स में। ठीक है, साइट तो आप में कंफ्यूज होना ही नहीं है, ये तो अपना साइटोसॉल है, मालिक हो, ये तो अपना साइटोसॉल है, और ये अपना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। देखो भाई साहब, यदि सेमेस्टर एग्जाम की बात की जाए, यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो एग्जैक्टली यही चीज़ बना के आनी है, नंबर मिलेंगे गारंटी इस चीज़। अब एसाइल और कार्निटिन का मिलन हुआ था, अब इनका होगा ब्रेकअप सैया जी से, और ये ब्रेकअप कराएगा कौन? कैट कराएगा, लेकिन कैट का दूसरा भाई कराएगा, दैट इज़ कैट 2। ठीक है, फिर कार्निटिन एसाइल ट्रांसफेरेज, तो ये क्या करेगा, कार्निटिन को तो भेज देगा वापस से अलग, और दूसरा अपना जो एसाइल है वो हो जाएगा अलग, और इसको अपना पुराना साथी कौन, कोएंजाइम ए, यहाँ पे मिल जाएगा एंजाइम ए, तो ये बन गया अपना एसाइल कोएंजाइम ए। तो बेसिकली हुआ क्या था, अपना जो पुराना एसाइल कोएंजाइम ए है वो टोटली ट्रांसफर हो चुका है टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फ्रॉम द साइटोसोल इन द प्रोसेस ऑफ सेकंड स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। फिर से देख लो क्या हुआ क्या था, तो कैट 1 ने इन दोनों का मिलन कराया, एसाइल कार्निटिन फिर ट्रांसलोकेस पे बैठ के आ गया मैट्रिक्स में कैट 2 ने करा दिया इनका ब्रेकअप, और दोनों हो गए अलग। तो बेसिकली एसाइल कोएंजाइम ए अपना मिल गया मैट्रिक्स में। अब आती है अपना तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। ठीक है, फिर से हमारी वही वाली कहानी, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। ठीक है, तो तोड़ना कहाँ पे हमें, तोड़ना नहीं काटना कहेंगे इसको। ठीक है, कटेगा कहाँ पे, यहाँ पे कटेगा इस पॉइंट पे, और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में अलग, और ये हमारी एसाइल चेन फिर से हो जाएगी अलग। ठीक है, तो अब इसी जगह पे अपन फोकस करते हैं। तो पहला स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का, यहाँ से इस बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे बना दिया जाएगा डबल बॉन्ड, समथिंग लाइक दिस। तो एक्चुअली होता क्या है, वो डायरेक्टली भी अपन तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ना काफ़ी स्ट्रांग होता है,
ये फैटी एसिड की चेन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। और तो पहले 3 स्टेप्स में अपन उस बॉन्ड को इतना वीक बना देंगे और फाइनली तोड़ के अपने दोनों कोएंजाइम में अलग कर देंगे। तो पहले स्टेप में क्या किया अपन ने, 2 हाइड्रोजन निकाल के एक डबल बॉन्ड ला दिया। 2 हाइड्रोजन निकले तो यहाँ पे एक एंजाइम आएगा। लेट मी राइट इट डाउन हियर। एक एंजाइम है जिसका नाम है क्या है, एसाइल डीहाइड्रोजिनेज। तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन निकाल रहा है एंजाइम, इसीलिए इसका नाम है डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है। अब एक चीज़ आपको अपने जीवन में याद रख सकते हो, काम आएगी या नहीं आएगी ये नहीं पता मेरे को, कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमेशा क्या करता है, अपने साथ FAD लेके आता है और FAD का से क्या बना देता है, H2। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज जहाँ भी होगा। और FADH2 का तो आपको पता होगा क्या, ये एनर्जी देता है ना। तो ये एनर्जी बाद में देगा, पहले अभी आगे बढ़ो। इसका नाम क्या होगा, ये तो था अपना एसाइल कोएंजाइम है। अब अपना बन गया, देखो नाम इसका सिंपल है। ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं अपन, ईन। और क्या है बाद में कोएंजाइम है, तो इसको लिखते हैं इनॉइल कोएंजाइम है। अब वही आइसोमरिज्म वाली पुरानी ट्रांस और सिस वाली, तो ये होता है ट्रांस बॉन्ड होता है एक्चुअली। तो ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम है। अब पानी दिया जाएगा, तो अपन पानी देंगे। ठीक है, तो लेट मी ऐड सम वाटर हियर, लिटरली पानी दे रहे हैं। तो होगा क्या, पानी का OH ग्रुप तो चला जाएगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और CH2 वापस। ठीक है, पानी देने वाला आएगा कौन, एंजाइम आएगा, और इस एंजाइम का नाम क्या है, अल्हाइड्रेटेज। पानी किसको दे रहा है, ट्रांस इनॉइल को दे रहा है, तो इसको अपन कहते हैं इनॉइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। और अब फिर से एक और स्टेप होगा जिसमें होगा डीहाइड्रोजनेशन, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। साइड छोटी पड़ रही है, आगे देखो। ये जो यहाँ पे अपना OH ग्रुप था और यहाँ CH, तो अब बेसिकली अपना ये दोनों हाइड्रोजन तो चले गए और यहाँ पे C और O के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, ताकि आगे जो अपनी चेन बने उसमें भी एक एसाइल कोएंजाइम में बरकरार रहे। ठीक है, यहाँ पे CO कोएंजाइम A ऑलरेडी है। ठीक है, ये हो गया। और इस ग्रुप को अपन, इस चीज़ को क्या कहते हैं, मैंने R बना दिया, इसको अपन कहते हैं, देखो ये बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन पे क्या कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको अपन कह देते हैं बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है, एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज हुआ है। कौन सा डीहाइड्रोजिनेज है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है, जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है। तो सबस्ट्रेट भी अपना ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी था, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में कह दिया अपन ने, एंजाइम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कोएंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब फिर से डीहाइड्रोजिनेज आएगा, तो मैंने क्या कहा था, FAD या NAD, पिछली बार FAD कहा था ना, FAD या NAD कुछ तो लेके आएगा, इस बार लेके आएगा NAD। NAD को किस में बदल देगा, NADH2। NADH2 फिर से एनर्जी देगा। ठीक है, अब अपनी फाइनल स्टेप, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में पे क्या होगा, इसका काटा जाएगा और इस शुभ कार्य को करेगा हमारा एंजाइम थायोलेज। अब समझना हमारे लिए इतना ज़्यादा सिंपल हो चुका है कि बनेगा क्या। एक तरफ तो हमारी जो मेन कार्बन चेन थी उसमें से देखो दो कितने कार्बन कम हुए, 2 कार्बन यहाँ पे चले गए हैं, 2 कार्बन चले गए और ये क्या बना लेंगे, अलग से बना लेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A, द थिंग दैट वी नोटेड इन द फर्स्ट। ठीक है, बना क्या, CH3 और ये हमारा कोएंजाइम A। ओके, और दूसरी तरफ ये जो हमारा है फिर से एसाइल कोएंजाइम में बन जाएगा, पता नहीं इनकी एसाइल कोएंजाइम में बन जाएगा जो शुरुआत की तरह है, जिसके बारे में हमने इतना डिस्कस किया। ठीक है, बट दिस टाइम इसमें क्या होगा, 2 कार्बन कम होंगे क्योंकि 2 कार्बन इधर जा चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। एंजाइम यहाँ पे थायोलेज है, लास्ट में एसिटाइल कोएंजाइम है। इसको देख के यदि आपको अपने बचपन के सुनहरे पल याद आ रहे हों तो ये क्या होगा, ये स्क्रैप साइकिल में जाके एनर्जी देता है। और कितनी एनर्जी देता है ये अपन अलग से एनर्जी वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, देख ही लो। जो नई वाली थ्योरी है उसके हिसाब से तो 10 ATP देता है,
पहले 12 हम कंक्लूड करते थे। एटीपी का पूरा माहौल ही चेंज हो गया, सब कर दिया है। पहले अलग था, नीट में अलग ही पढ़ा था हमने। खैर लीव इट। सो बीटा ऑक्सीडेशन की स्टेप तो सारी प्रोसेस हो गई। एक बार जल्दी से क्विकली देख लो। ठीक है, 3 स्टेप्स थे। हुआ क्या था, सबसे पहले अपना जो RCOO, ये जो भी COH वाला था, अपन ने इसमें को एंजाइम ऐड किया था। इसमें एंजाइम अपन ने यूज़ किया था, वो था थायोकाइनेस। ठीक है, मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इट इज़ द ओनली स्टेप इन विच एनर्जी इज यूटिलाइज। और कितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है? 2 ATP बस। ठीक है, इसके बाद आता था, अब आया था अपना सेकंड स्टेप, ट्रांसपोर्ट में कार्निटिन आया। कार्निटिन के साथ जो भी चला इसका, ये अंदर पहुंच गए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। उसके बाद अपने 4 स्टेप, यहाँ पे 4 स्टेप तो एक ही बार में ऐसे पढ़ो कि जिंदगी भर ना भूलें। ठीक है, पहला स्टेप अपन ने डिहाइड्रोजनेशन किया था। डिहाइड्रोजनेस एंजाइम 2 हाइड्रोजन लेके चला गया, एक डबल बॉन्ड लेके चला गया। डजंट इट साउंड व्हाटएवर? ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, पानी दिया गया, हाइड्रेशन हो गया। तीसरे स्टेप में फिर से हाइड्रोजन गए, और फाइनली थायोलेज ने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, एनर्जी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।